नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आराम शाह मात्र 8 माह तक ही शासन कर पाता है और उसके बाद सिंहासन सत्ता किस तरह से इल्तुतमिश के हाथ में चली जाती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इल्तुतमिश से कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो 1210 ईस्वी में होती है। 1210 ईस्वी में वो घोड़े पर बैठ करके चौगान खेल रहा था और चौगान खेलते हुए उस पर गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दूं चौगान खेल क्या होता है। बहुत जगह टीवी वगैरह में आपने देखा होगा कि घोड़े पर बैठ करके हाथ में एक छड़ी ले करके नीचे एक गेंद होती है, उसको मारा जाता है और गेंद जहां जाती है फिर घोड़े से दौड़ करके वहां पर पहुंचा जाता है, गेंद को मारा जाता है। इस तरह से जो खेल होता है वही चौगान खेल होता है। उस चौगान खेल को खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसी समय घोड़े से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिंहासन पर उसका लड़का आराम शाह बैठा। ये आराम शाह जैसा नाम है ना वैसा इसका काम भी है। आराम शाह नाम है, आराम बहुत करता था। 8 माह तक ही शासन करता है और पूरी जनता उससे ऊब जाती है। अमीर लोग जो ये क्या नाम है यहाँ पर जो तुम्हारा लाहौर है, लाहौर के अमीर लोग भी इससे ऊब जाते हैं और उन लोगों को भय लगने लगता है कि यहाँ का शासन सत्ता खतरे में है। खतरे में क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो शासक था वो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी के ये यालदौज, कुबाचा, ऐबक तीनों गुलाम थे। अगर ऐबक मर जाता है ना तो इन दोनों गुलामों का इस पर अधिकार होना चाहिए। लेकिन अमीरों ने क्या किया? ऐबक की मृत्यु के बाद इन दोनों के हाथ में शासन सत्ता नहीं जाने दी, है ना। इन दोनों के हाथ में शासन सत्ता नहीं जाने दी, बल्कि ऐबक के लड़के आराम शाह को यहाँ की गद्दी पर बैठा दिया। अब ये जो आराम शाह है ना, आराम शाह गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन अब इसके ऊपर खतरा है इन दोनों का। और ये आराम शाह आराम कर रहा है, यानी बहुत ही कमज़ोर शासक है। इसलिए अमीरों को भय होने लगा कि ये आराम शाह इसी तरह से अगर रहेगा तब तो यालदौज और कुबाचा में से कोई बाजी मार ले जाएगा। और सही था, ऐसा ही हो सकता था। इसलिए अमीरों को भय लगा और ये यहीं से कुछ दूर था बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक गुलाम खरीदा था जिसका नाम था इल्तुतमिश, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। अतः इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। ये इल्तुतमिश योग्य था, अतः अमीर लोग इस पर अपनी आस लगाए। तो बदायूं में ये सूबेदार के पद पर था। अमीर लोग इससे रिक्वेस्ट किए कि भैया तुम शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लो, वरना क्या होगा, ये यालदौज और कुबाचा ये दोनों लोग इस शासन सत्ता को अपने अधिकार में ले लेंगे। इसको भी लगा वास्तव में ये तो बात सही है ना। अगर आराम शाह ऐसे आराम ही करेगा तो क्या होगा कि शासन सत्ता इन दोनों में से किसी के हाथ में चली जाएगी। तो इसने यहाँ से ये निश्चय कर लिया कि वास्तव में मुझको शासन सत्ता प्राप्त करना है। यहाँ से इसने अपना अभियान शुरू कर दिया, युद्ध अभियान। और इधर से ऐबक का लड़का आराम शाह दोनों आए और यहीं मध्य में एक जूद का मैदान है। उसी जूद के मैदान में, है ना, जूद के मैदान में, यहाँ पर जूद का मैदान है और उसी युद्ध के मैदान में दोनों की सेनाएं एक दूसरे से टकराई और युद्ध हुआ। उस युद्ध में आराम शाह पराजित हो गया और जब पराजित हुआ तो इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी। भाई अगर हत्या नहीं करता ना तो जब तक वो शासन करता तब तक हमेशा इसको भय रहता। इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करके अब यहाँ की शासन सत्ता को अपने अधिकार में ले लिया, है ना। अब जब इल्तुतमिश यहाँ के शासन सत्ता को अपने अधिकार में ले लिया ना तो उसको लगा कि ये वाली जगह, ये राजधानी सुरक्षित नहीं है, यानी लाहौर सुरक्षित नहीं है। राजधानी इसको लाहौर को बनाकर रखा जाए तो ये सुरक्षित नहीं है। उसने क्या किया, इस राजधानी को स्थानांतरित कर राजधानी कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। राजधानी को कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। यहीं पर इसने अपना राज्याभिषेक किया और 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया, है ना। तो 1236 तक जो शासन किया है, आइए उस पॉइंट को हम एक एक करके देख लेते हैं, है ना। देखिए सारा का सारा पॉइंट हम किस पर देखेंगे? इल्तुतमिश पर देखेंगे। इल्तुतमिश आराम शाह को 1211 ईस्वी में जूद के मैदान में पराजित करके हत्या करके सिंहासन पर बैठता है और 1211 से 1236 तक कुल मिला जुलाकर 25 वर्ष तक ये शासन करता है। उस 25 वर्ष के अंतर्गत इसने क्या क्या दिया इतिहास को, है ना, उस चीज़ को देखिए। पहले यहाँ पर इसको डिटेल में समझ लीजिए कि इल्तुतमिश कौन था। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था।
ये तो आप लोग जानते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है उस समय ये इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। सिंहासन पर आराम शाह बैठता है और 8 माह तक शासन करता है, तब तक ये बदायूं का सूबेदार ही था। बदायूं के सूबेदार के पद पर रहते जब था तो दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के अमीर तुर्कों ने इससे आग्रह किया कि ये लाहौर का सिंहासन खतरे में है यालदौज और कुबाचा से, अतः लाहौर के शासक आराम शाह को पराजित करके शासन सत्ता अपने हाथ में ले लो, वरना आराम शाह बचा नहीं पाएगा यालदौज और कुबाचा से ये लाहौर का सिंहासन। तो इसको भी ये बात सही लगी। इसने क्या किया, जूद के मैदान में आराम शाह को पराजित किया और पराजित करके उसकी हत्या कर सिंहासन को अपने हाथ में ले लिया। अब जब सिंहासन अपने हाथ में आ गया ना, तो इसको लगा कि ये लाहौर सुरक्षित नहीं है राजधानी के रूप में। उसने क्या किया, राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली ले आया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गुलाम वंश का वह शासक कौन है जो लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो उसका नाम है इल्तुतमिश। अब देखिए, इल्तुतमिश के जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं यालदौज और कुबाचा, यालदौज ने 1216 ईस्वी में यालदौज का मुकाबला ऐबक से 1216 ईस्वी में हुआ और इल्तुतमिश है ना। अब तो इल्तुतमिश शासक बन चुका है। इल्तुतमिश और यालदौज का मुकाबला 1216 ईस्वी में होता है। कहाँ? यहाँ एक तराइन का मैदान है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। उसी तराइन के मैदान में यालदौज और इल्तुतमिश के बीच 1216 ईस्वी में, देखिए ये राजधानी तो यहाँ लेकर आ गया है ना। अब ये दिल्ली से इधर पड़ता है क्या, तराइन का मैदान। उसी तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था। उसी तराइन के मैदान में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश और यालदौज के बीच मुकाबला होता है। उसमें यालदौज पराजित होता है और दिल्ली की शासन सत्ता इल्तुतमिश के हाथ में स्वीकार कर लेता है कि मतलब तुम ही वास्तव में हो, दिल्ली की शासन सत्ता इसके हाथ में रहने देता है। उसके बाद 1228 ईस्वी का समय आता है। जब 1228 ईस्वी का समय आता है ना, तो कुबाचा इस दिल्ली की शासन सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये अपना अधिकार समझता है ना इस पर। तो आक्रमण करने की ताकत इसमें नहीं थी, लेकिन ये प्रयास करता था, है ना। और शर्मिंदगी महसूस हुई। यहीं पर एक नदी बहती है, उसी नदी में कूद करके ये अपनी जान दे दिया। अतः दिल्ली का शासक इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 तक यहाँ पर शासन किया है, वो अपने दोनों प्रतिद्वंदियों से छुटकारा पा गया। अब जब छुटकारा पा गया तो इस साम्राज्य को वैधानिक स्थिति दिलाई। कब दिलाई है? तो इस चीज़ को जानते रहिए कि बगदाद के खलीफाओं से वैधानिक स्थिति दिलाई गई इस सल्तनत को, और वैधानिक स्थिति दिलाई गई इसी वजह से। देखिए, अब तो प्रतिद्वंदी यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसने अपील किया बगदाद के खलीफाओं से कि हमारे साम्राज्य को वैधानिक स्थिति दी जाए। तो वैधानिक स्थिति के दायरे में ये आता था, आ गया, क्योंकि कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह गया। तो जब वैधानिक स्थिति के दायरे में आ गया तो दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश को वैधानिक स्थिति मिल गई, यानी खलीफाओं ने इसको वैधानिक स्थिति का दर्जा दे दिया। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैधानिक स्थिति दिलाई, इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। जबकि केवल संस्थापक की बात करें तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब यहाँ पर देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत पर मंगोल आक्रमण का प्रथम भय कब उत्पन्न हुआ था? 1221 में हुआ था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश था, है ना। मंगोल के आक्रमण का भय कैसे उत्पन्न हुआ, है ना। यहाँ पर एक शासक हुआ करता था, इसी गौर साम्राज्य के आसपास एक साम्राज्य था, वहाँ का शासक मांगबरनी हुआ करता था, जिसको जलालुद्दीन कहते हैं। उस जलालुद्दीन को चंगेज खां, मंगोल शासक था, उसने पराजित किया और मांगबरनी भागते हुए यहाँ तक आया, भारत की सीमा तक आया, है ना। मांगबरनी यहाँ तक भागते हुए आया और दिल्ली के शासक इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने मदद करने से इनकार कर दिया, है ना। जब इनकार कर दिया तो यह वापस चला गया। अतः चंगेज खां अगर ये जैसे दिल्ली का शासक अगर सहायता कर देता, इसको अपनी शरण में ले लेता, तो चंगेज खां इस दिल्ली के शासक इल्तुतमिश
पर आक्रमण कर देता। अतः दोनों के बीच में युद्ध होना तय था, लेकिन इसने मना कर दिया, सहायता नहीं करेंगे ऐसा कह दिया, तो इसको वापस जाना पड़ा। अतः मंगोलों के आक्रमण का भय तो उत्पन्न हुआ, लेकिन बहुत ही चतुराई से इसने क्या किया, भारत को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। अतः दरवाजे तक मंगोल आक्रमण का भय आया, लेकिन वहीं से इसको क्या हुआ, वापस जाना पड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत पर मंगोल आक्रमण का प्रथम भय कब उत्पन्न हुआ था? 1221 में उत्पन्न हुआ था। किसके शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था, है ना। और ये चंगेज खां पीछा किया था किसका? जलालुद्दीन उर्फ मांगबरनी का। अब देखिए यहाँ पर ये वास्तविक संस्थापक, ये तो आप जान ही चुके हैं कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्थिति किसने दिलाई थी? इल्तुतमिश ने दिलाई थी। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। केवल संस्थापक की बात करें तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ये जो इल्तुतमिश है ना, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ये पहला शासक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक यही है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला शासक कौन है? उसका नाम है इल्तुतमिश, है ना। अब देखिए 1232 ईस्वी में, है ना, 1232 ईस्वी जब आई थी तो 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय किया, और ग्वालियर विजय करके जब वह वापस लौटा ना, तो उसका कोई भी पुत्र योग्य था नहीं, तो उसने अपनी पुत्री को योग्य उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यानी इल्तुतमिश के अनुसार उसका योग्य उत्तराधिकारी कौन था? रजिया सुल्तान थी। और जब वह ग्वालियर विजय करके आया था तो ऐसी घोषणा उसने की थी कि रजिया ही मेरी योग्य उत्तराधिकारी है। और इसी विजय अभियान के दौरान उसने बलबन को दास के रूप में भी खरीदा था। एक चीज़ ये भी जानते रहिए, वैधानिक स्थिति दिलाया है पहले इसी ने, अतः यही सबसे पहले सुल्तान की उपाधि को भी धारण करेगा। जो खलीफाओं से साम्राज्य को वैधानिक स्थिति दिलाता है, खलीफा लोग उसको सुल्तान की उपाधि दे देते हैं। तो जब इसको वैधानिक स्थिति, इस वंश को, गुलाम वंश को वैधानिक स्थिति यही दिला रहा है, तो खलीफा लोग इसी को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित करते हैं। अतः दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसको माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया। आप भी इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।